हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल क्लास 10th का चैप्टर 2 का पूरा हम लोग कंसेप्ट समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग पूरे के पूरे इसके जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे के सारे हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसके एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से 1 और 2 एक्सरसाइज हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे और पार्ट 3 में हम लोग इसका 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा आप लोगों को। ये 3 पार्ट्स में ही आप लोगों का बहुपद से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, इतना गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, एक एक बात को डिटेल से समझना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग को पढ़ना है बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद होता क्या है ये हम लोग को समझना है, ठीक है ना। तो एक हम लोग देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले बहुपद जो है ये बीजगणित का एक भाग है, ठीक है ना। दो तरह का हम लोग को गणित को दो भाग में बांटा गया है, एक अंक गणित होता है, दूसरा बीज गणित होता है। तो बीज गणित का एक भाग है जिसमें हम लोग चर का प्रयोग करते हैं। चर यानी वेरिएबल, और चर किसको बोला जाता है, तो अल्फाबेट जो होता है ए से जेड तक हम लोग किसी भी वेरिएबल का यूज करते हैं जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं, बदलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग चर, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बीज गणित का ही एक बहुपद जो है हम लोग का चैप्टर है। अब जब चर का प्रयोग किया जाता है और उसमें जब हम लोग प्लस माइनस के रूप में उसको लिखते हैं हम लोग, या फिर उसको उसमें गणितीय संकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। गणितीय संकरण जिसको बोलते हैं हम लोग, या संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको बोला जाता है, इसमें 4 चीज होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हम लोग चर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह जो भी सीखते हैं जो चर से संबंधित होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणित, ठीक है ना। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये एक है बीजगणित। अब बीजगणित में भी दो तरह के हो सकते हैं। एक में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा है, गणितीय संक्रियाएं हो रही हैं, वो अलग अलग चरों के बीच हो रही हैं। तो जब अलग अलग चरों के बीच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुपद इससे अलग होता है। तो बहुपद होने के लिए, आखिर बहुपद होगा कब, कैसे हम लोग कह सकते हैं बहुपद होगा, तो उसके लिए कुछ शर्त होता है, कंडीशन होता है, उसी कंडीशंस को देखने वाले हम लोग, ठीक है ना। तो कंडीशन नंबर 1 अगर हम लोग देखें बहुपद के लिए शर्त, तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि इसमें सभी एक ही प्रकार के चर होने चाहिए। एक ही प्रकार के चर होने चाहिए। जैसे अगर 2x प्लस 3 हम लोग का आता है, तो इसमें देखेंगे कि 2x ही है, इसके अलावा कोई और चर नहीं है और एक ही चर है। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी देखेंगे एक ही प्रकार के चर है। या फिर दूसरा और एग्जांपल देख ले, तो वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी देखेंगे एक ही प्रकार के चर है, तो ये बहुपद हो सकता है। लेकिन वहीं अगर लिख दी जाए 2x प्लस 3y, तो यहां पर ये बहुपद नहीं होगा, ये एक बीजीय व्यंजक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला कंडीशन क्या है, तो एक ही प्रकार के चर होने चाहिए, इतने बात याद रखना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि घात जो है, घात शून्य शून्य या धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2, 0 हो सकता है या धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है, ठीक है ना, यहां पर नोट में लिख देते हैं, घात अगर ऋणात्मक आ जाता है यानी माइनस में आ जाता है, पूरे के पूरे व्यंजक जितना भी दिया हुआ है ये हम लोग का प्लस माइनस जो संक्रियाएं हो रही है, कहीं भी अगर ऋणात्मक आ जाता है या फिर भिन्नात्मक आ जाता है, यानी बट्टा में आ जाता है, भिन्नात्मक हो या दशमलव हो या कोई अपरिमेय हो, तो बहुपद नहीं होगा,
ठीक है ना। जैसे अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल इसका देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या, जैसे अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो 2x प्लस, अगर मान लेते हैं ऐसे 2/x दे दिया है, तो यहां पर देखिए 2x तो इसका पूर्णांक, इसका घात जो है धनात्मक तो है, लेकिन इसको अगर लिखे हम लोग तो ये अगर ऊपर जाता है तो 2x प्लस 2 घात आ जाएगा x का पावर -1, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है। अगर बात करते हैं केवल 6 का, तो 6 में कोई चर नहीं है, इसका मतलब मान लेते हैं कोई चर यहाँ छिपा हुआ है जिसका घात 0 है, और याद रखना है किसी भी संख्या का घात 0 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। तो यहां पर ये देखने हैं घात जो है 0 है, इसका मतलब ये बहुपद होगा। लेकिन अगर इसका बात करें तो ये बहुपद नहीं है। इसके अलावा अगर x का पावर 2/3 दे दिया है प्लस 4x प्लस 5 दे दिया है, ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के, अगर मान लेते हैं x का पावर √2 दे दिया है तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं √2x दे दिया है प्लस 4 दे दिया है तो ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर चर का घात जो है कुछ नहीं है तो यानी 1 है, यानी वो हम लोग का धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए वो बहुपद होगा। ठीक है। इतना बात याद रखना है। ये सभी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कि पहचानने में कि इसमें से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ऐसे अगर रहे, मान लेते हैं 2 और इसके बाद यहाँ x² रहे, फिर दे दे यहाँ पर 4x का पावर 1/2 प्लस 3 दे दे, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कहीं भी अगर स्टार्टिंग में है जो हम लोग का बहुपद के लिए कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाद में भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तब भी वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तो बहुपद सबसे पहले हम लोग को पहचान लेना था। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है ना। तो याद रखना है जनरली बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला इसका प्रकार देखे तो ये हो जाएगा पद के आधार पर। ठीक है। पद के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं बहुपद के प्रकार, तो याद रखना है पद के आधार पर बहुपद के जो होते हैं कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पहला होगा एक पदी बहुपद। ठीक है। एक पदी बहुपद होगा। ठीक है। तो यानी नाम ही से याद रखना है, नाम ही से इसका जो है डेफिनेशन हो जाता है वैसे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। अब यहां पर बात करते हैं 2x, तो ये भी हो सकता है, 6 ये भी होगा, x का पावर 100 ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही पद है। तो एक पद होगा तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, हाँ यहां याद रखना है, यहां पद के आधार पर हम लोग देख रहे हैं तो यहां घात को नहीं देखना है। ठीक है। अगर बात करते हैं 3x प्लस 2 तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, 4x प्लस 6 ये भी द्विपदी बहुपद हो जाएगा, x² प्लस 2x ये भी द्विपदी बहुपद हो जाएगा। मतलब जिसमें सिर्फ 2 पद हो। अब ये नहीं कि 7 प्लस 6 दिया है तो ये द्विपदी बहुपद है, नहीं, इसको क्योंकि प्लस कर सकते हैं लेकिन इसमें तो प्लस नहीं कर सकते हैं, तो 7 6 13 यानी एक पदी बहुपद का ये एग्जाम्पल है, याद रखना है। ठीक है। अगला बात करते हैं त्रिपदी बहुपद। इसी तरह से जितने उसमें पद होंगे उसी के आधार पर हम लोग बहुपद के, मतलब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 6 ये हो गया त्रिपदी बहुपद, क्योंकि इसमें 1 2 3 है। हाँ बस याद रखना है क्या कि यहाँ प्लस और माइनस से ही पद बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह से अगर मान लेते हैं कि कहीं पे एक बीजीय व्यंजक का जैसे x² y दिया हुआ है तो ये त्रिपदी बहुपद नहीं, मतलब ये 2 पद नहीं है। अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, गुना में दिया हुआ है, तो वो अलग अलग पद नहीं होता है, वो समान ही पद होता है। ठीक है। बस प्लस माइनस से पद बदलते हैं, याद रखना है। ठीक है। उसी तरह से इसका और एग्जाम्पल देख ले तो x का घात 3 प्लस 4x प्लस 5 ये भी एक त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 पद है। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं दूसरा घात के आधार पर। घात के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले बात आप लोग को समझना होगा कि घात क्या होता है। ठीक है। तो घात अगर बात किया जाए कि बहुपद का घात क्या होता है, तो देखिए जो ये संक्रियाएं दिया हुआ है, एक बहुपद का सर्वाधिक घात जो होता है, किसी बहुपद का सर्वाधिक घात
बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर जो है कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर x है लेकिन उसका पावर 0 है, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका घात जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसका देखते हैं 0 है, 1 है, 3 है, तो सबसे बड़ा घात अगर बात किया जाए इसमें 3 है, तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा हम लोगों का सही। इसका घात जो है 3 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है ना। इसका घात बात किया जाए तो कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पर वेरिएबल मानकर 0 हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का घात जो है 0 है, इसलिए इसका 0 घात होगा, इसका 100 घात होगा, इसका 1 घात होगा। कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 घात हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से घात बताते हैं। तो अब घात के आधार पर देखना है, जिसमें पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद या इसी को बोल सकते हैं हम लोग एक घातीय बहुपद। ठीक है, तो नाम ही है इसमें, इसी से इसका डिफाइन हो जाएगा कि वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो। या फिर हम लोग पहले एक शून्य घातीय बहुपद भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर इसको 2 नंबर में कर लेते हैं, 1 नंबर में हम लोग समझ लेते हैं शून्य घातीय बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसका घात जो है 0 हो, शून्य घातीय बहुपद। ठीक है ना। अब इसका अगर बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरह से 6, 4, 8, 10 इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का शून्य घातीय। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए घात जो है वो 0 है, यहाँ भी घात 0 है, यहाँ भी घात 0 है। तो जिसका भी घात 0 होगा सबसे बड़ा, अब एक ही वो वेरिएबल है उसका घात 0 है, तो सबसे बड़ा घात यही 0 हो गया। तो ये कहलाएगा इसका शून्य घातीय बहुपद का। रैखिक बहुपद यानी घात जो है वो 1 होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, और शून्य घातीय में घात जो है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हम लोग कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर, तो इसका हो जाएगा 2x + 3 इस तरह से हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा घात अगर देखें हम लोग यहाँ पर 1 है। दूसरा 4x + 9 इस तरह से हो सकता है। क्या x² + 2 ये हो सकता है क्या एक घातीय? तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घात 2 है, तो ये द्विघात होगा, एक घातीय नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि क्या ये 2x लिखा हुआ है, तो क्या एक घातीय है? तो बिल्कुल है। तो देखें कि ये भी एक घातीय है जिसमें 2 पद है, इसमें एक ही पद है, तो क्या इसमें पद मायने रखता है? तो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। लेकिन याद रखना है कि जब घात के रूप में हम लोग लिखते हैं ना, तो बहुपद लिखने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, इसमें घात घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ घात जो है 1 है, यहाँ पर घात क्या है, 0 है, यहाँ सिर्फ 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो सबको मिलाकर जो बहुपद अपना कंसेप्ट दिया उसके आधार पर हम लोग देखें तो उस सब का एक मानक रूप आता है कि किस रूप में हो सकता है। जो भी बहुपद मानक रूप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रूप। जैसे एक घातीय बहुपद का मानक रूप हो जाएगा ax + b। अब बोला जाएगा तो यहाँ पर a और b दो यहाँ पर क्या आ गया, ये वेरिएबल चर आ गया। तो ऐसा ही याद रखना है कि यहाँ पर a और b जो है ये हम लोगों का मतलब अचर है, मतलब ये कांस्टेंट है, संख्या होगा। जैसे इसमें देख लीजिए x जो है, x का गुणांक a है, तो a का मान हो जाएगा 4 और b का मान हो जाएगा 9। इस तरह से ये शुद्ध रूप में है। ये भी है एक घातीय, लेकिन ये शुद्ध रूप में नहीं है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, याद रखना है। अब एक और बात याद रखना है, क्या, एक शून्यक के बारे में हम लोग समझते हैं, शून्यक के बारे में। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग जीरोज। अभी नाम ही है सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। शून्यक होता है, जीरोज क्या होता है वो ध्यान से समझना है। शून्यक वह संख्या होता है, या बोले तो इसमें जो वेरिएबल है, चर है, उसका वह मान होता है जिसका मान रखने पर यह पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाता है। यानी वह मान जिसके लिए बहुपद को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, अगर x के टर्म में है तो p(x) इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो वह मान जिसके लिए px क्या हो जाए, बराबर 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। ठीक है,
अब जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई पूछे बताइए इसका जीरोज क्या होगा, मतलब एक्स का मान बताना है जिसके लिए ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो जीरोज निकालने का तरीका क्या है कि ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जब भी हम लोग को जीरोज निकालना होता है तो जिस भी बहुपद का निकालना होता है उसको मान लेते हैं 2x प्लस 3 और जीरो हो जाना चाहिए तो बराबर जीरो मान लेते हैं। अब यहां से अगर हम लोग मान निकालते हैं तो 2x यहां पर हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा -3, यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा -3/2, यानी x का मान आ गया और यही हम लोग का इसका जीरोज है। कैसे रख के देख लो, 2 इंटू एक्स का मान -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3 प्लस 3 यानी कितना आ गया 0। तो यही हम लोग का जीरोज होता है। जीरोज वह संख्या है जिसके लिए पूरा का पूरा बहुपद जो है हम लोग का शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो पूछता है कि रैखिक बहुपद है तो इसके कितने ऐसे संख्या हो सकते हैं जिसका मान रखने पर हम लोग का जीरो आ जाए। तो याद रखना है जितना घात उतना ही शून्यक, यानी याद रखना है क्या, घात बराबर होता है शून्यक के। ठीक है, तो पूछे रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, याद रखना है जितना घात उतना ही शून्यक। ठीक है, तो इसका घात 1 होता है और शून्यक भी एक ही होगा, एक ही कोई ऐसा संख्या होगा जिसका मान रखने पर यह पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा हो जाएगा हम लोग का जो होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड रूप हम लोग देखें, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं क्योंकि ये बहुपद है, बहुपद में हम लोग जीरो नहीं करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि इसके घात जो होंगे द्विघात हैं तो घात कितने होंगे 2। तीसरी बात इसी से रिलेटेड, पहली बात तो ये हो गया इसका मानक रूप, दूसरी बात घात 2। शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक होंगे याद रखना है 2, और इसके शून्यक को हम लोग जब मानना होता है तो अल्फा और बीटा मानते हैं, ये बात याद रखने हैं। ठीक है, तो ये a, b और c को हम लोग याद रखना है, ये तो द्विघात बहुपद हो गया, तो a, b, c को हम लोग अचर पद बोलते तो हैं ही, इसके साथ साथ ये हम लोग का गुणांक होता है। और याद रखना है हमेशा x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c होता है। ठीक है ना, इतना बात याद रखना है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 6, ये हो गया, ये शुद्ध रूप में एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, और एग्जाम्पल देखें इसका तो x² प्लस 3 हो गया, ये भी हो गया हम लोग का। अगर बात करते हैं 4x² है, ये भी हो गया हम लोग का। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसके मतलब निकाल सकते हैं क्या, ये द्विघात हम लोग के बहुपद का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, अब इसके शून्यक कैसे निकालते हैं और इसके गुणांक कैसे होते हैं वो भी अब अगर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ ले तो अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर शून्यक निकालना भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन दे दे x² - 3 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को बोले कि इसके शून्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो ये सबसे पहले ही तो ये बहुपद देगा तो इज इक्वल टू 0 तो देगा नहीं, तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, माना कि x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और पता है कि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बन जाता है, और रूट से बाहर नहीं निकलता है तो ये प्लस माइनस में आ जाता है √3। तो यहां पर शून्य का बात करते हैं हम लोग, शून्य तो क्या क्या आ जाएगा, एक √3 हो जाएगा, दूसरा -√3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसके शून्यक निकालते हैं। ठीक है, अब तीसरा इसका हम लोग प्रकार देख लेते हैं, वो है त्रिघातीय बहुपद। घात के आधार पर हम लोग देख रहे हैं त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जो है और क्वेश्चनिंग हम लोग करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, तो याद रखना है क्या, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है,
इसका पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, अगर घात बात किया जाए त्रिघातीय बहुपद का तो नाम ही है त्रिघात। त्रि मतलब होता है 3, तो घात 3 होंगे। इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, और इसके शून्य को मानना होता है तो याद रखना है अल्फा, बीटा और गामा हम लोग मानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। ये हम लोग को इसके प्रकार हो गए। अब अगला कंसेप्ट अगर हम लोग समझते हैं तो अगला कंसेप्ट हम लोग को समझना है स्टैंडर्ड, मतलब हम लोग को फिर से यहाँ पर समझ सकते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के बारे में अगर हम लोग अच्छी तरह से और पढ़ें तो याद रखना है क्या, ए एक्स स्क्वायर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला, इसके बारे में पहले ही बता दिए इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, तो इसके घात जो होंगे, द्विघात है तो घात 2 होंगे। दूसरी बात, त्रिघात इसके शून्यक जो होंगे, शून्यक भी 2 होंगे, और इसके शून्य को अल्फा और अब बीटा हम लोग मानते हैं। ठीक है ना। ये 2 बातें याद रखना है द्विघात के बारे में। ठीक है। अगला, इसके जो शून्यक होते हैं, जैसे इसके शून्यक अल्फा और बीटा हो गए, और इसके गुणांक हो गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस शून्यक और गुणांक के बीच में एक संबंध होता है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो शून्य कौन कौन से हो जाएंगे? अल्फा और बीटा हो जाएंगे। गुणांक कौन कौन से हो जाएंगे? तो ए, बी और सी होते हैं, है ना, यही होते हैं। तो इसके बीच संबंध को देखें तो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहला संबंध है इसका, जो योग का है। दूसरा संबंध, इस दोनों शून्यकों में अगर हम लोग गुना करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। इस तरह से 2 इसके संबंध होते हैं। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा अगर पता हो और अल्फा इंटू बीटा पता हो, जैसे हम लोग बहुपद से शून्यक निकाल सकते हैं वैसे ही शून्यक से बहुपद भी निकाल सकते हैं। तो बहुपद निकालने के लिए हम लोग का जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं द्विघात सूत्र, या द्विघात बहुपद सूत्र भी इसको बोला जा सकता है। और इसके सूत्र होते हैं, जैसे x के पद में अगर हम लोग को निकालना है तो px इज इक्वल टू होता है a इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद का, तो यहां पर त्रिघातीय बहुपद के लिए हम लोग त्रिघातीय बहुपद के बारे में समझे तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। अगर इसका महत्वपूर्ण बात है तो पहली बात, घात जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3 होते हैं। दूसरी बात, इसके शून्यक का बात किया जाए तो शून्यक जो होते हैं वो भी 3 होते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, तो इसके शून्यक हो गए 3, अल्फा, बीटा और गामा, और इसके गुणांक जो होते हैं वो हो गए ए, बी, सी व डी। और याद रखना है जितने शून्यक उतना ही संबंध होते हैं। तो अगर हम लोग शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का बात करते हैं तो होगा, पहला होता है योग का संबंध। योग का संबंध याद करना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा संबंध होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। और तीसरा, तीनों का योग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी अपॉन ए। याद रखना है, एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस में होगा। अगर बहुपद हम लोग का शून्यक पता हो तो हम लोग इसके बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद सूत्र, त्रिघातीय बहुपद सूत्र बोलेंगे। ठीक है ना। और इसके जैसे द्विघातीय बहुपद सूत्र जो है था हम लोग का क्या था, पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात के लिए था। उसी तरह से त्रिघातीय का भी हम लोग का होता है, जो पी एक्स के टर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक्स होगा और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। इसको याद रखने का तरीका है, एक सिंबल माइनस हो जाएगा प्लस होगा और फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका थ्योरी जो है इंड होता है और इसके जो है हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।